हेलो दोस्तों, हम बेस्टो को कार्ल के चमचों के सामने देखते हैं, जहाँ पर वो लोग बेस्टो से माफी मांगते हुए कह रहे थे, हम सबको बख्श दीजिए सर बेस्टो प्लीज। ऐसा नहीं है कि ये हम सब करना चाहते थे, आप तो हमें जानते हैं ना, हम भला ऐसा बेस्टो सर के साथ क्यों करेंगे। लेकिन तभी वेल बीच में आकर कहता है, तुम बहुत बोलते हो, बस चुप रहो और चलते रहो, समझे, वरना तुम्हारा भी उन मॉन्स्टर जैसा ही हाल होगा। तभी हम टाई को देखते हैं, जो स्माइल करते हुए अपने गोस्ट फ्रेंड के लिए गाना गाकर कहती है, इधर जाओ फिर उधर जाओ। जब मॉन्स्टर्स इन लहरों को टच करते हैं तो उनकी सारी ताकत खत्म हो जाती है और जो मॉन्स्टर्स ऐसे ही मर जाते हैं वो फिर से टाई के दोस्त बन जाते हैं। उसे ऐसा बिहेव करता देख पीछे कार्ल के टीममेट्स का बहुत बुरा हाल था। ये देख के वो डर के मारे कहते हैं, वो इतने सारे मॉन्स्टर्स को अकेले खत्म करने के बाद भी मुस्कुराकर गाना गा रही है। और हमारा वेल कहता है, ये लड़की सच में नॉर्मल नहीं है। फिर हम बेस्टो को देखते हैं, जो कि सबको रस्सियों से बांध रहा था। दूसरी तरफ हम मैरियन, रॉल और एंजो को देखते हैं, जो रॉल से कह रही थी, क्या कहा तुमने अभी रॉल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी एंजो भी कहता है, नहीं मॉम, हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता हूँ। तभी रॉल मैरियन को संभालते हुए कहता है, माफ कीजिएगा मॉम, लेकिन मुझे लगा कि ये बात मुझे कहना ही होगा, मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ मॉम, हम दोबारा से अपने अपने तलवार उठाना चाहते हैं। तभी मैरियन चिल्लाकर कहती है, नहीं मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा, इतने मुश्किल से तो मैं तुम सबको कैपिटल से इतना दूर इस पर्ल सिटी में लेकर आई थी, क्योंकि तुम दोनों बहुत तकलीफ में थे, तुम्हारे डैड को खोने के सदमे से तुम सबको बचाने के लिए। तभी रॉल उसे टोक कर कहता है, आप भी जानती है कि ये सच नहीं है मॉम। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर मैरियन अपने पति को खोने के वजह से खुद को खत्म करने के लिए पानी में जा रही थी और उसके पीछे से एंजो और रॉल उसकी तरफ उसे बचाने के लिए बढ़ रहे थे और वो दोनों जैसे तैसे अपने माँ को ऐसा कदम उठाने से बचा लेते हैं और मैरियन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो होश में नहीं है। तभी रॉल कंटिन्यू करते हुए कहता है, हमने डैड के मरने की वजह से होली नाइट्स नहीं छोड़ा था और न ही हम इसीलिए पर्ल सिटी में आपके साथ आए थे। फिर हम मैरियन के मदर को डिनर टेबल पर देखते हैं, वो टेंशन में रॉल और एंजो से कह रही थी, मैरियन कह रही थी कि अगर तुम बस तलवार हाथों में उठा भी लेते हो तो उसे पैनिक अटैक आने लग जाते हैं। वो तुम दोनों की बहुत ज्यादा चिंता करती है, उसे इस बात का डर है कि कहीं तुम दोनों का भी वही अंजाम ना हो जो तुम्हारे फादर का हुआ था। बच्चों, अब तुम दोनों ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, चाहे मुझे उन बच्चों का सहारा ही क्यों न लेना पड़े जिनसे वो इतना प्यार करती है। मुझे हर हाल में अपने बच्ची को बचाना होगा। ये बुरी औरत तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है। अपने दादी को ऐसे उनसे भीख मांगते देख रॉल और एंजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद रॉल कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं ये नहीं कह सकता कि हमारा तरीका सही था, लेकिन जब मॉम ने हमें पूरी तरीके से टूटा हुआ पाया तब धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभालना शुरू किया और जिस दिन हमने नाइट की ड्यूटी छोड़ दी उस दिन वो सीक्रेटली थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। उसके बाद एंजो मैरियन से कहता है, हम भी डरे हुए थे, बिल्कुल दादी की तरह। मैजिस्ट्रेट की पोजीशन के बारे में खुद जाकर पता करने वाली सिर्फ दादी ही थी, तो उनके ऊपर बोझ भी बहुत ज्यादा था। रॉल और एंजो की बात सुनकर मैरियन भी शॉक होकर रियलाइज करती है, हाँ ये बच्चे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर रॉल उससे कहता है, मॉम हम कभी भी आपसे नाराज नहीं थे और न ही हम ये कह रहे हैं कि हमने आपके वजह से तलवारबाजी छोड़ दी। तभी रॉल की बात सुनकर मैरियन रोने लग जाती है। वो सोचने लगी, मुझे पता है, सबसे अच्छी तरह मुझे ही तो पता है ना कि ट्विंस बिल्कुल अपने पिता पर गए हैं। वो दोनों हमेशा से ईमानदार और अपने फैसलों पर अड़े रहने वाले थे, लेकिन अपने फादर की मौत के बाद ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी विल ही खो दी हो। इवन मुझे भी लगा था कि तलवारबाजी छोड़ देना कुछ ज्यादा ही हो गया था। मैं सब समझती थी, पर फिर भी ना मैं उन्हें रोक पाई और ना ही मैं उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे पाई। मैरियन आसमान की तरफ देखकर कहती है, अगर तुम्हारे पिता ये सब देख रहे होते तो वो मुझ पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते। तुम सबका सहारा बनने के बजाय मैं अपनी चिंता और डर अपने बच्चों पर थोप रही थी। और ये कहकर वो रोने लग जाती है। फिर रॉल उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, नहीं मॉम, हमने कहा ना बात वैसी नहीं है, हमारे लिए तो आपका होना ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। एंजो उसे हक करते हुए उन्हें समझाता है, इसीलिए हम दोबारा तलवार उठाना चाहते हैं मॉम। हमने सोचा था कि अगर हम लड़ना ही छोड़ देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देखिए मॉम, आप अभी भी कांप रही है। फिर मैरियन ने भी उनकी बातों से एग्री करती है और उनसे कहती है, तो क्या तुम लोग होली नाइट ऑर्डर में वापस जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। जो सुनकर रॉल और एंजो स्माइल करते हुए मैरियन से कहते हैं, नहीं मॉम, हम उन लोगों के साथ जाने वाले हैं, हम एगावर्ट मर्सिनरी के साथ जाना चाहते हैं। जो सुनकर मैरियन हैरानी से उनसे कहती है, क्या कहा, पर क्यों। जिसके जवाब में एंजो कहता है, हमने पहले कभी आपको इस बारे में नहीं बताया ना कि फादर की मौत ऐसे कैसे कैपिटल की सरहद पर हुई थी। वहाँ पे एक बहुत बड़े माना स्टोन को गिराने के लिए 4 अलग अलग यूनिट
मिलकर लड़ रही थी, लेकिन लड़ाई के बाद उस बड़े स्टोन का एक छोटा हिस्सा अलग होकर एक छोटे बस्ती इलाके में गिर गया था। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो जगह एम्पायर की सीमा के बाहर थी और वो जगह उनके जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं था। और क्योंकि होली नाइट्स इंपीरियल फैमिली और चर्च के फोर्स थे, इसलिए एम्पायर के बाहर माना स्टोन को खत्म करने की इजाजत लेना आसान नहीं था। फादर ने उन्हें बार बार समझाया कि हमें वहाँ से निकलने से पहले उस माना स्टोन को खत्म कर देना चाहिए, और लग रहा था कि हायर अप्स भी उन लोगों को बचाना चाहते थे और वो लोग फादर की बात से एग्री करते हैं। लेकिन इंपीरियल फैमिली ने उस परमिशन को रिजेक्ट कर दिया। एंजो की ये बात सुनकर मैरियने बिल्कुल हैरान रह जाती है। एंजो कंटिन्यू करते हुए कहता है, अगर बस उन्हें मदद की इजाजत थोड़ी जल्दी मिल जाती तो आज फादर हमारे साथ होते। और देखा जाए तो आज भी पर्ल सिटी में जो माना स्टोन अचानक स्पॉन हुआ था, उसके मामले में भी वो इसी तरह से रिस्पॉन्ड करने में देर कर रहे थे। अगर लोगों को बचाना और मॉन्स्टर्स का सफाया करना ही असली होली मिशन है, तो इस वक्त मुझे मर्सिनरीज होली नाइट से भी ज्यादा पवित्र लगते हैं। तभी एंजो की ये बात सुनकर मैरियने कहती है, मैं भी बिल्कुल यही सोचती हूँ। मेरी नजर में तो असली होली पावर वही है। फिर हम देखते हैं सब लोग सही सलामत ग्रीम रेन के शिप के जरिए पोर्ट के तरफ वापस आ जाते हैं, और उन लोगों के शिप को देखकर सारे सिटीजन्स कहते हैं, देखो वो तो क्वीन ऑफ डेथ का जहाज है। एगावर्ट माना स्टोन को खत्म करके वापस आ गया। मर्सिनरीज एगावर्ट मर्सिनरीज ने हमें बचा लिया। बंदरगाह में पहुंचकर टाई, बेस्टो और वेल नीचे उतरने लगते हैं। उन लोगों को देखकर सिटीजन्स रोते हुए बार बार थैंक्स कहते जा रहे थे। फिर ग्रैंडपा नॉर्डिक सिटीजन्स के सामने आकर शांत करने के लिए कहते हैं, सब लोग शांत हो जाइए और जरा रास्ते से हट जाइए। क्वीन ऑफ डेथ ने बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया है, उन्हें आराम की जरूरत है। ओल्ड मैन नॉर्डिक्स की बात सुनकर टाई मन में कहती है, लेकिन टाई तो बिल्कुल ठीक है, या शायद नहीं, पता नहीं क्यों, पर मेरे हाथ पैर बिल्कुल ढीले ढीले और लड़खड़ा रहे हैं। उसके बाद हम ग्रीम रेन के जहाज को देखते हैं, जो उन लोगों को डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के बाद समंदर में गायब हो जाता है, और टाई उसे गायब होता देख रही थी। फिर बेस्टो टाई को समझाते हुए कहता है, टाई मेज को माना एक्सोशन से बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बस सेफ्टी के लिए अच्छे से आराम करना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, जिसके लिए एसटी भी मान जाती है। उसके बाद हम मैरियने को देखते हैं, जो उन्हें स्माइल करते हुए कहती है, एगावर्ट के मेंबर्स, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या हम मैजिस्ट्रेट ऑफिस में बात कर सकते हैं। वर्ल्ड सिटी की मैजिस्ट्रेट होने के नाते मैं एगावर्ट को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैरियने की बात सुनकर टाई और बेस्टो हैरान हो जाते हैं। हमारी एसटी खुश होकर सोचती है, ये तो सच में हो रहा है, फाइनली मैजिस्ट्रेट अपना एहसान चुका रही है। उसके बाद वेल कहता है, हमारे पास मना करने की कोई वजह नहीं है। ग्रैंडपा नॉर्डिक्स कहते हैं, चलो हमें चलना चाहिए। फिर वो लोग आराम करने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं, और पीछे से सारे सिटीजन्स उन्हें चीयर कर रहे थे और उन्हें थैंक्स करते हैं। फिर टाई समंदर की तरफ देखकर कुछ सोचने लगी। वो पिछली बातों को याद करने लग जाती है, जब उसने पहली बार यहाँ अपने पापा को देखा था। वो मन में कहती है, पापा क्या आप देख रहे हो, टाई ने सच में सब लोगों को प्रोटेक्ट किया। आप देखना, जिस तरीके से टाई ने सबको प्रोटेक्ट किया, ठीक वैसे ही टाई डैडी को भी प्रोटेक्ट करेगी। फिर हमारी टाई एक्सोशन की वजह से सो जाती है। इस तरफ सेम टाइम में हमें सेंट्रल कंटिनेंट के समंदर का सीन दिखाया जाता है। हम वहाँ पर एक जहाज को देखते हैं। वो वही जहाज था जिसमें टेसेटन अपने क्रू के साथ रह रहा था। टेसेटन पिछली बातों को याद करते हुए सोचने लगा, उस दिन आखिर वो क्या था। किसी ने पक्का इस तरफ देखकर डैडी कहकर पुकारा था, और मैंने जब पलट कर देखा तो एक छोटी सी बच्ची बहुत ज्यादा सैड होकर रो रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो ऐसे मुस्कुराई जैसे वो बच्ची मुझे देखकर ही बहुत ज्यादा खुश हो गई हो। ये सच में काफी अजीब बात है। ये सब सोचकर उसे हेडेक होने लग जाता है। फिर टेसेटन एल्रिक को बुलाकर कहता है, हे एल्रिक, कहीं तुमने चुपके से कोई बच्चा तो नहीं पाल रखा। जो सुनकर एल्रिक डम्फाउंडेड होकर कहता है, आप अचानक ये कैसा बकवास कर रहे हो। जिसके जवाब में टेसेटन कहता है, हाँ सही कहा, ये सच में सेंस नहीं बना रहा। टेसेटन सोचता है, हमारा मर्सिनरी ग्रुप तो वैसे भी उन लोगों की जगह है जिनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं होती, तो फिर क्यों मुझे एक ऐसे बच्चे की आवाज सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं, और आंसुओं से भरा वो चेहरा मुझे इतना बेचैन क्यों कर रहा है। अगर वो एक अनाथ बच्ची है, फिर भी एक बच्ची के लिए पोर्ट में यूँ घूमना बहुत खतरनाक है। कहीं वो समंदर में गिर गई तो। ये सोचकर वो कहीं पर जाने लगता है। वो जहाज के एक ऑफिशियल के पास जाकर कहता है, हे मुझे एक कम्युनिकेशन डिवाइस उधार चाहिए। ऑफिशियल उससे कहता है, एक मिनट, आप तो ट्रेवेगा के कैप्टन है ना। तभी टेसेटन मन में कहता है, मुझे तुरंत पर्ल सिटी के मैजिस्ट्रेट को उस बारे में एक मैसेज भेजना है। उस मामले से निपटने के लिए मुझे इंपीरियल कोर्ट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। टेसेटन को इतना सीरियस देखकर ऑफिशियल कहता है, लगता है काफी जरूरी बात है।
जरूर, ये लीजिए। टेसेटन कम्युनिकेशन डिवाइस लेकर सोचने लगा, वैसे भी इंपीरियल कोर्ट से बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लेकिन मुझे इतनी बेचैनी हो रही है कि मैं इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसके बाद वो ऑफिशियल टेसेटन से कहता है, वैसे लीडर, क्या आपने कभी नेक्रोमेंसर किंग को अपनी आंखों से देखा है? जो सुनकर टेसेटन कहता है, क्या कहा? नेक्रोमेंसर किंग? वो कहता है, हाँ, मैंने सुना है एगावर्ट मर्सिनरी कॉर्प्स पर्ल सिटी गई थी और जो सबसे छोटे सेलर को मैंने कुछ काम से भेजा था, उसने कहा कि उसने खुद नेक्रोमेंसी किंग को देखा है, लेकिन उसने कहा था कि नेक्रोमेंसर किंग बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा दिखता है। उसके चमकदार पीले बाल थे और चेहरा साफ साफ बहुत प्यारा दिख रहा था। उसने कहा था कि यकीन ही नहीं होता कि वो सिर्फ एक भेस है। ये बात टेसेटन को हिट कर जाती है और उसको सदमा लग जाता है। वो कहता है, क्या कहा एगावर्ट? वो फोन को रख कर कहता है, ये आदमी तो सच में कमाल का चालबाज निकला। फिर वो लिविया की पहली वाली बात याद करते हुए मन में कहता है, हाँ, मुझे पहले ही बताया गया था। उन लोगों से मुझे पहले ही ये जानकारी मिल चुकी थी। मुझे उस बहरूपिया ने अच्छी तरह बेवकूफ बना दिया। वो गुस्से में कहता है, पावर स्ट्रगल शुरू करने का तुम्हारा तरीका बहुत ही अजीब है नेक्रोमेंसी किंग। दूसरी तरफ हम हमारी नेक्रोमेंसी किंग यानी टाई को देखते हैं, जो आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी। उसके बाद हम गवर्नर ऑफिस के रिसेप्शन रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर एंजो और रॉल ने एगावर्ट को बता दिया था कि वो लोग उनको ज्वाइन करना चाहते हैं। जो सुनकर वेल उनसे कहता है, क्या कहा? तुम एगावर्ट ज्वाइन करना चाहते हो? जिसके जवाब में एंजो उससे कहता है, हाँ, प्लीज हमें कैप्टन से मिलने दीजिए। रॉल भी कहता है, हो सकता है कल समंदर में हम बहुत ज्यादा कमजोर लगे हो, लेकिन हम दोनों अच्छा खासा तलवार चलाना जानते हैं। रॉल की बात सुनकर वेल कहता है, तुम ऐसा कहते हो, लेकिन कल तुम दोनों समंदर में काफी बेबस नजर आ रहे थे। जिसके जवाब में रॉल उससे कहता है, हमें इसका एहसास है और हम ये भी जानते हैं कि आज हम सिर्फ आप लोगों की वजह से जिंदा हैं। तभी वो वेल को देखकर सोचता है, इन्होंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उन्हें देखकर ही मुझे समझ आ गया कि उनकी हर मूवमेंट बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट और यूनिकली तेज थी। इन्होंने एक औरत होकर भी ऐसे स्किल्स को हाई लेवल पर मास्टर कर लिया। मैं उन्हें अपना टीचर बनाना चाहता हूँ। गाइस, मुझे सच में वेल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेचारा जहाँ भी जाता है लोग उसे लड़की समझ लेते हैं। आई गेस उन लोगों की भी कोई गलती नहीं, हमारा वेल है ही इतना प्यारा। खैर, वेल रॉल की बात सुनकर हंसकर कहता है, अच्छा है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा है। जिसे ऐसे शो ऑफ करता देख बेस्टो उसे साइड आई देता है। फिर एंजो बेस्टो को देखकर कहता है, बाकी मर्सिनरीज उस पर्सन के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। उनकी फिजिक और हैवी स्ट्राइक्स दोनों ही अमेजिंग थे। दूसरी मर्सिनरीज इनको मैच ही नहीं कर पाए। मैं वाकई उनसे ये सब सीखना चाहता हूँ। फिर एंजो उन्हें कहता है, क्या कैप्टन हमें पसंद नहीं करती? क्या इसीलिए वो आज हमसे मिलने भी नहीं आई? ऑफ कोर्स हमें पता है कि उनकी नजर में हमारी कोई औकात नहीं होगी। जो सुनकर वेल मन में कहता है, बात बस इतनी है कि ये अभी एक 4 साल के बच्ची का दोपहर का नैप टाइम है। और वो उन्हें कहता है, चाहे कैप्टन तुम्हें पसंद करे या ना करे, मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा, लेकिन क्वीन ऑफ डेथ मेरी हर बात सुनती है, क्योंकि कैप्टन सबसे ज्यादा जिसे फेवर करती है वो वन एंड ओनली मैं ही हूँ। जिसे इतने डींगे मारते देख एंजो और रॉल दोनों बस हैरानी से उसे देख रहे थे। वेल की बातों से बेस्टो ऑफेंड होकर कहता है, तुम गलत हो वेल, जरा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचो। कैप्टन सबसे ज्यादा मुझ पर रिलाई करती है। कोई भी इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले कैप्टन मुझे ही ढूंढती है। सबसे ज्यादा भरोसा और प्यार वो मुझसे ही करती है, समझे? पर हमारे ग्रैंडपा नॉर्डिक्स भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी उनमें शामिल होते हुए कहते हैं, लेकिन फिर भी सबसे भरोसेमंद इंसान तो मैं ही हूँ ना। तुम सालों के एक्सपीरियंस की कीमत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओल्ड मैन को भी इन सब में ज्वाइन होता देख वेल चिढ़कर कहता है, ग्रैंडपा आप बीच में क्यों बोल रहे हो? ग्रैंडपा ब्लश करते हुए कहते हैं, मैं तो सिर्फ सच कह रहा था। जिसके जवाब में बेस्टो उससे कहता है, लेकिन ओल्ड मैन हम दोनों फ्रंटलाइन कम्बेटेंट्स है, इसीलिए हमारा कंट्रीब्यूशन अलग है। पीछे से रॉल और एंजो उन्हें आपस में ऐसे लड़ता देख रहे थे और वो शौक होकर सोचते हैं, सोचा जाए तो इतनी स्किल्ड मर्सिनरीज अपने कैप्टन का प्यार पाने के लिए आपस में बिल्कुल कंक्यूबाइन की तरह झगड़ रहे हैं। नेक्रोमेंसर किंग, क्या वो इतनी जबरदस्त लीडरशिप रखने वाली इंसान है? इधर हमारी टाई अपने सपनों की दुनिया में थी और सपने में बेस्टो उसे पूछ रहा था, टाई तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? और वेल कहता है, जवाब दो बच्ची, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? ग्रैंडपा नॉर्डिस भी कहते हैं, एसटी अच्छी तरह सोचकर जवाब देना। जिसके जवाब में हमारी टाई सपने में कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, टाई सबको प्यार करती है। उसी वक्त उसे एक धीमी आवाज सुनाई देती है और कमरे में कोई एंटर करता है और कोई धीमी आवाज से उसे सेवियर कहकर पुकार रहा था और उसकी आवाज से टाई की नींद टूट जाती है। वो कहती है, क्या ये क्या था? तभी हम उनके सामने एक डिवाइन बीइंग को देखते हैं। वो टाई को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरी सेवियर सी
गॉड, सेराडिन आपको ग्रीट करती है। टाई उसे देखकर एक्साइटेड होकर सोचती है, वाह ये तो एक प्रिंसेस है। सेराडिन कंटिन्यू करते हुए कहती है, आपके प्यारी नींद से आपको जगाने के लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हाइबरनेशन में जाने से पहले मैं लाजमी तौर पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। टाई उससे कहती है, थैंक यू। और टाई को, पर आप टाई को थैंक यू क्यों कहोगे? टाई तो बस सो रही थी। जिसके जवाब में सेराडिन कहती है, कल रात आपने मुझे उस माना स्टोन से आजाद किया था जिसमें मैं ट्रैप हो गई थी। सेराडिन की बात सुनकर टाई सोचती है, कितनी स्ट्रेंज बात है, ये कैसे हो सकता है भला? मैजिक स्टोन के रेड के वक्त तो उसके अंदर मुझे कोई भी नहीं दिखा था। सेराडिन एक्सप्लेन करती है कि ये नेचुरल है कि आप मुझे देख नहीं पाए, क्योंकि मैं ही वो माना स्टोन थी। जो सुनकर टाई शॉक होकर बोलती है, क्या कहा? प्रिंसेस खुद एक माना स्टोन थी? जिसके जवाब में सेराडिन उसे समझाकर कहती है, असल में मैं एक सी गॉडेस हूँ जो वेस्टर्न ओशन को रूल करती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो मैं एक स्पिरिट जैसी एग्जिस्टेंस हूँ। जो सुनकर टाई शॉक होकर कहती है, क्या कहा? एक स्पिरिट? टाई सोचती है, स्पिरिट्स तो वही होते हैं ना जो यनवो के गेम्स में आते थे। उस गेम का नाम स्पिरिट रेजिंग स्टार था। यनवो का बड़ा भाई उसके लिए रोज नया स्किन खरीदता था, इसीलिए उसके फोन में बहुत सारे स्पिरिट्स थे। वो हर रोज मुझे उन स्पिरिट्स के बारे में डींगे मारता रहता था। कौन सोच सकता था कि वो स्पिरिट सच में एग्जिस्ट करते हैं? फिर सेराडिन कंटिन्यू करते हुए कहती है, लेकिन हम स्पिरिट्स के पावर का लाइफ सोर्स, नेचर और होलीनेस को संभालने वाली मदर ट्री एक दिन अपनी शक्ति खो बैठी। इस वजह से हम माना स्टोन में बदल गए। टाई उससे पूछती है, मदर ट्री ने अपनी शक्ति खो दी, पर क्यों? क्या उन्हें चोट लगी थी? लेकिन तभी सेराडिन के कुछ कहने से पहले ही वो गायब होने लग जाती है। सेराडिन खुद को गायब होता देख कहती है, अरे नहीं, लगता है मैंने बातें करने में बहुत देर लगा दी। वो उदास होकर कहती है, अब तो मेरे लिए अपना असली फॉर्म बनाए रखना भी मुश्किल हो गया है। किसी पेड़ की जड़ें ही सड़ जाए तो सबसे पहले उसका पत्ता मुरझा ही जाता है। उसके बाद सेराडिन अपने मैजिक से टाई के हाथ में एक ब्रेसलेट पहना देती है। वो उसे स्माइल करते हुए कहती है, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। ये एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ मेरी यानी सी गॉडेस सेराडिन के एसेंस से ही बन सकती है। पुराने वक्त में ह्यूमन इसे सैंक्टिटी ऑफ ऑब्लिवियन कहते थे। अगर आप इसे पहने हुए हाथ से किसी पर्सन को छुएंगे तो आप उस पर्सन की वो यादें मिटा सकते हैं जिसे आप मिटाना चाहते हो। टाई उस ब्यूटीफुल एम्यूलेट को देखकर शॉक हो जाती है और एक्साइटेड होकर मन में कहती है, तो ये एक यादें मिटाने वाला ब्रेसलेट है। ये तो बिल्कुल लेजेंडरी लेवल आइटम है। सेराडिन उससे कहती है, ये जरूर आपके काम आएगा। और आखिरी बात, आपके बैग के अंदर जो यंग स्पिरिट है वही आपको उस इंसान तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा जिसे आप ढूंढ रहे हो। लगता है अभी वो भटक रहा है, लेकिन अगर वो आपके साथ रहा तो एक दिन लुकारियन की मदद से आप जरूर उसको ढूंढ लेंगे। ये कहकर सेराडिन वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सेराडिन की बातें सुनकर टाई कहती है, ब्लैकी? तो ब्लैकी कोई पपेट मन नहीं था, बल्कि वो एक स्पिरिट है जो टाई को उसके डैडी को ढूंढने के लिए मदद करेगा। वेल, नेक्स्ट सीन में हम टाई को अपने नोटबुक में अपने फ्यूचर प्लान के बारे में लिखते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसका प्लान नंबर 1 था कि वो अपने डैडी से मिलेगी और फिर डैडी को अपने होम टाउन में खुश रखेगी। और प्लान नंबर 2 ब्लैकी और माना स्टोन की असली पहचान को पता लगाना था। वो कॉन्फिडेंट होकर सोचती है, हाँ डैडी को ढूंढने का प्लान तो अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन असली प्रॉब्लम है ब्लैकी और माना स्टोन की सच्चाई जानना। तो मतलब एक मदर ट्री है और क्योंकि उसे चोट लगी है इसीलिए उसके बेबी स्पिरिट्स के पास भी पावर नहीं है। यही बात है ना? तो क्या सारे माना स्टोन स्पिरिट्स है? इस बारे में मुझे भी ठीक से नहीं पता। बाकी माना स्टोन में जिन्हें टाई ने प्यूरिफाई किया था उनके अंदर कोई नहीं था, तो शायद मुझे बाद में मदर ट्री को ढूंढना होगा और पता लगाना होगा कि बाकी माना स्टोन में भी स्पिरिट्स है या नहीं। हो गया। उसके बाद टाई अपने नोटबुक को देखकर शांत होकर कुछ सोचने लग जाती है। उसको याद आता है जब किंडरगार्टन की टीचर उसकी तारीफ करते हुए कह रही थी, देखो तो टाई कितना अच्छा लिखती है। टाई के डैड टाई पर कितना प्राउड फील करते होंगे। वो उन्हें याद करके कहती है, मुझे फिर से किंडरगार्टन जाना है। मुझे मिस्टर बेस्टो, ब्रदर वेल और ग्रैंडपा नॉडिस भी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे रूम नंबर 107 वाली दादी, रूम नंबर 203 वाली आंटी, मेरे किंडरगार्टन के दोस्त और टीचर की भी बहुत याद आती है। और उन सब लोगों को याद कर टाई रोने लग जाती है। उसके बाद उसके पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है। वो वहाँ से उठकर कहती है, मुझे भूख लगी है, मुझे सबको बुलाना चाहिए कि जल्दी खाना खा लेते हैं। क्या गवर्नर ऑफिस का खाना और भी ज्यादा टेस्टी होता है? उसके बाद वो दरवाजा खोलकर बेस्टो और ओल्डमैन नॉडिस को बुलाकर कहती है, मिस्टर बेस्टो, ग्रैंडपा, ब्रदर वेल, आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। टाई कुछ सोच रही थी। और क्या आप लोगों को पता है वो माना स्टोन्स? लेकिन वो ये कहते कहते रुक जाती है और टाई को वहाँ पर देख के वेल की तो सांसें ही अटक जाती है। वेल को कुछ ना बोलते देख टाई जब उसकी तरफ देखती
होती है तो तीनों के तीनों सदमे में थे और वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एंजो और रॉल बहुत ज्यादा हैरानी से उसे देख रहे थे। उन्हें वहाँ पर देख के हमारी टाई शॉक होकर कहती है, क्या मैजिस्ट्रेट के बेटे? उसके बाद वो सोचने लगी, मैं तो भूल ही गई, मुझे तो यहाँ पर हमेशा नेक्रोमेंसर किंग बनकर रहना था। उसके बाद वेल तुरंत उसे गोदी पे उठा लेता है। फिर रॉल और एंजो को धमकाते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ से एक कदम भी मत हिलना, समझ गए? और तुम लोग यहाँ से अगर एक कदम भी हिले तो एगावर्ट में शामिल होने का सोचना भी मत। जो सुनकर रॉल और एंजो अपने मुंह पर ताला लगा लेते हैं और जल्दी से तीनों टाई को लेकर कमरे के अंदर घुस जाते हैं और रॉल और एंजो वहीं पर खड़े रह जाते हैं। फिर एंजो रॉल से कहता है, वो तो एक बच्ची थी ना, कल बहुत ज्यादा अंधेरा था इसीलिए मैं कुछ ठीक से देख नहीं पाया था, तो मुझे लगा उसने बस अपना भेस बदल के रखा होगा। जिसके जवाब में रॉल कहता है, हाँ देख के लग तो रहा है कि वो एक बच्ची है, ऊपर से वो एक बहुत ही प्यारी बच्ची है। दूसरी तरफ हम टाई को देखते हैं जो अपनी गलती के लिए बहुत ज्यादा रो रही थी। टाई ने सब कुछ बिगाड़ दिया, मुझे कहा गया था कि बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग करनी है, लेकिन टाई थोड़ी देर के लिए भूल गई और ये सब हो गया। फिर वेल सोचने लगा, वैसे भी एक 4 साल की बच्ची कितनी देर तक और एक्टिंग कर सकती है, इसीलिए टाई को सबके सामने कम से कम लाना ही सबसे अच्छा ऑप्शन था और इन लोगों ने तो कभी इस चीज की पॉसिबिलिटी भी नहीं सोची थी। फिर बेस्टो मन में कहता है, ऑफ कोर्स इसमें टाई की कोई गलती नहीं है, प्रॉब्लम बस ये है कि अब हम दोनों को कैसे मनाएंगे। फिर हमारी टाई रोते हुए सोचने लगी, अगर मैजिस्ट्रेट के बेटे टाई के बारे में र्यूमर्स फैला देंगे और फिर टाई मर्सिनरी का काम ही ना कर पाई तो क्या होगा। हम टाई को इमेजिन करते हुए देखते हैं कि सिटीजन टाई के बारे में कह रहे थे कि क्या कहा, नेक्रोमेंसर किंग असल में एक 4 साल की बच्ची है, तुमने हम सबको धोखा दिया। फिर वो खुद को कैपिटल गेट के सामने भी इमेजिन करती है जब एक होली नाइट उसे चिल्लाकर कह रहा था कि मर्सिनरी कॉर्प्स में बच्चों की कोई जगह नहीं होती, हमें एगावर्ट को लाजमी तौर पर डिसबैंड करना होगा। टाई वो सब इमेजिन कर मन में कहती है, नहीं, टाई डैडी को प्रोटेक्ट करना चाहती है, पर ऐसा हो गया तो टाई ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी। तभी टाई को सेराडिन की बात याद आती है जब वो कह रही थी, अगर वो इस ब्रेसलेट वाली हाथ से किसी को छू ले तो वो उस पर्सन की स्पेसिफिक यादें मिटा सकती है। सेराडिन की बातें याद करने के बाद टाई वेस्टो बेल और ग्रैंडपा नॉर्डिक से कहती है, क्या टाई को उन्हें खत्म कर देना चाहिए? जो सुनकर वो लोग कुछ ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते। टाई उन्हें सीरियस होकर कहती है, क्या टाई को मैजिस्ट्रेट के बेटों की यादें हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए? टाई की ये बात सुनकर वो लोग कुछ और समझ लेते हैं और वो लोग तो सदमे में ही चले जाते हैं कि ये 4 साल की बच्ची आखिर अचानक इतनी वायलेंट कैसे हो गई। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड या डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।